क्या हो अगर एक छोटा सा इंसिडेंट अचानक यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान को सीधे टकराव की तरफ धकेल दे। सुनने में यह किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन असलियत में ज्यादातर बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स इसी तरह शुरू होते हैं, जहां कंफ्यूजन, गलत फैसले और प्रेशर में लिए गए डिसीजंस हालात को तेजी से बिगाड़ देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। सालों से सैंक्शंस, मिलिट्री प्रेजेंस और मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ती हुई राइवलरी इस रिश्ते को बेहद फ्रेजाइल बनाती रही है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहां पहले से ही दोनों देशों के बीच टेंशन हाई है, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वार्निंग्स दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई खुली लड़ाई शुरू नहीं हुई। तभी अचानक एक घटना होती है, कोई मिलिट्री एसेट हिट होता है। यह एक ड्रोन हो सकता है, एक नेवल वेसल हो सकता है, या फिर किसी बेस पर हमला हो सकता है। शुरुआत में इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होती। दोनों साइड्स अपनी अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर इस घटना को समझने की कोशिश करती हैं। कुछ ही मिनटों में अलर्ट्स जारी हो जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अपने सर्वेलेंस सिस्टम्स को और तेज कर देता है। आसपास के रीजन्स में मौजूद फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा जाता है। कमांड सेंटर्स तुरंत सिचुएशन का एनालिसिस शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ईरान भी उतनी ही तेजी से रिएक्ट करता है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो जाते हैं, मिसाइल यूनिट्स स्टैंड बाय पर आ जाती हैं और पूरे रीजन में कम्युनिकेशन एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब सिचुएशन बेहद सेंसिटिव हो चुकी है, क्योंकि दोनों देशों के सामने एक चैलेंज होता है। एक तरफ उन्हें स्ट्रांग दिखना है और दूसरी तरफ उन्हें फुल स्केल वॉर से बचना भी है। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पहला रिस्पॉन्स आमतौर पर लिमिटेड लेकिन प्रीसिस हो सकता है। टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स स्पेसिफिक मिलिट्री लोकेशंस पर किए जा सकते हैं ताकि एक क्लियर मैसेज दिया जा सके, लेकिन एस्केलेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन ईरान का रिस्पॉन्स भी उतना ही तेज और कैलकुलेटेड होगा। मिसाइल लॉन्चेस रीजनल बेसिस की तरफ हो सकते हैं, नेवल मूवमेंट बढ़ सकता है और रीजन में मौजूद अलाइड ग्रुप्स की एक्टिविटी भी तेज हो सकती है। अब यह सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं रह जाता, बल्कि यह एक्शन और रिएक्शन का एक साइकिल बन जाता है, जिसमें हर कदम के साथ टेंशन बढ़ती जाती है। इस पूरी सिचुएशन में एक जगह सबसे ज्यादा क्रिटिकल बन जाती है और वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो वाटर रूट है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई गुजरता है। अगर यहां किसी भी तरह का डिसरप्शन होता है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ सकते हैं, ग्लोबल मार्केट्स तुरंत रिएक्ट करेंगे, शिपिंग रूट्स प्रभावित होंगे और सप्लाई चेन्स स्लो हो सकती हैं। इसका असर सिर्फ गवर्नमेंट्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों की डेली लाइफ पर भी दिखाई देगा। फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इसी बीच डिप्लोमेसी भी अपने हाईएस्ट लेवल पर शुरू हो जाती है। दुनिया के बड़े देश इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। अलाइज दोनों साइड्स पर प्रेशर डालते हैं कि एस्केलेशन को रोका जाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिस्ट्रेंट की अपील करते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर फोकस सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं बल्कि कंट्रोल होता है। असलियत यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान दोनों ही फुल स्केल वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इसका मतलब होगा लंबा मिलिट्री एंगेजमेंट, भारी इकोनॉमिक कॉस्ट और ग्लोबल पॉलिटिकल प्रेशर। वहीं ईरान के लिए इसका मतलब होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इंटरनल चैलेंजेस। यही कारण है कि ज्यादातर रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स लिमिटेड और कंट्रोल्ड रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा हमेशा एस्केलेशन का होता है। अगर किसी एक साइड ने दूसरे के कदम को गलत समझ लिया या रिस्पॉन्स उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग हुआ, तो सिचुएशन तेजी से कंट्रोल से बाहर जा सकती है और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े रूप ले लेते हैं। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट की रीजनल कॉम्प्लेक्सिटी भी इस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, क्योंकि यहां कई देशों के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स जुड़े हुए हैं। अगर टेंशन बढ़ती है तो दूसरे देश इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो सकते हैं, चाहे वह सपोर्ट के जरिए हो, मिलिट्री पोजीशनिंग के जरिए हो या डिफेंसिव एक्शंस के जरिए। इससे सिचुएशन और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अब अगर टाइमलाइन को समझें
तो पहले कुछ घंटे कंफ्यूजन और क्विक डिसीजन मेकिंग के होते हैं। पहले 24 घंटे इनिशियल स्ट्राइक्स और रिस्पॉन्सेस के होते हैं। उसके बाद के कुछ दिन ग्लोबल इम्पैक्ट को दिखाने लगते हैं, जहां मार्केट्स, ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल रिलेशंस पर असर साफ नजर आता है। और फिर आगे चलकर सिचुएशन या तो डिप्लोमेसी के जरिए स्टेबलाइज होती है या फिर और एस्केलेट हो सकती है। लेकिन हिस्ट्री हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि जब स्टेक बहुत हाई होते हैं तब बड़े देश डायरेक्ट फुल स्केल वॉर से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं होती, बल्कि इकोनॉमिक सिस्टम्स, ग्लोबल ट्रेड और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी गहरा असर डालती है। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है, और यही कारण है कि हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। यही बैलेंस इस तरह की सिचुएशंस को एक एज पर बनाए रखता है, जहां दोनों साइड्स एक दूसरे पर प्रेशर भी डालते हैं और साथ ही कंट्रोल भी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। कि अगर सिचुएशन उस एज तक पहुंचती है तो उस समय लिए गए डिसीजंस क्या होंगे, क्योंकि वही डिसीजंस यह तय करेंगे कि मामला लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट तक रहेगा या एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस में बदल जाएगा। और इन डिसीजंस का असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं, ऐसी सिचुएशन में आगे क्या हो सकता है?